अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अजवा मनाल, अजवा मनाल, अलीजा बशारत, Present, sir. हुमायूं अबूजर, हुमायूं अबूजर, अंसा याकूब, Present, sir. अंजा जावेद, Present, sir. अक्सा, Yes, sir. बरीरा असलम, Present, sir. दुआ कंबर, Present. फिजा बीबी, फिजा बीबी, Present, sir. हादिया जैनब, हादिया जैनब, जवेरिया जावेद, Present, sir. खदीजा हफीज, Present, sir. किंजा फकीर, Sir. कनीज फातिमा, कनीज फातिमा, मरियम महमूद, Present, sir. मारवा आबिद, Present, sir. मरियम बीबी, Present, sir. मिनाहिल फातिमा, Yes, sir. मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, Yes, sir. मोहम्मद हसनैन अयाज, Present, sir. मोहम्मद रिजवान, Present, sir. मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद साद, Present, sir. मोहम्मद उस्मान तैयब, Yes, sir. मुज़य्यन, Yes, sir. नदीम हसन, Present, sir. निमरा खलील, Present, sir. निमरा सिद्दीक, Present, sir. नूर अहमद, Yes, sir. उसामा, Yes, sir. रमला मजहर, Present, sir. रिदा जैनब, Present. रमेसा नदीम, Present, sir. सबा अकरम, Present, sir. समीउल्लाह, Yes, sir. सना असगर, Present, sir. तोहा शहजाद, तोहा शहजाद, सैयद ओन रजा, सैयद ओन रजा, और ये सैयद छुट्टियां क्यों कर रहा है? किसी को मालूम है इसका? छोड़ दी जी उस्मान, सर ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है क्यों, खैरियत थी? सर। ये कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं फैमिली के साथ। तस्कीन अहमद, Present, sir. जैनब राहील,
Present, sir. ये वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो अटेंडेंस के वक्त गैर हाजिर थे, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल मन्नान, Present, sir. अजवा मनाल, अमाइम अबूजर, आदिया जैनब, कनीज फातिमा, Present, sir. मोहसिन फारूक, मोहम्मद हाशिर, तोहा शहजाद, सैयद ओन रजा। आप लोगों को मैं क्विज मेल कर रहा हूँ और आप लोगों ने इस क्विज को सबमिट करवाना है एलएमएस पर 25 मिनट में, और 25 मिनट में आप लोगों को बता दूंगा किस वक्त स्टार्ट होंगे। उस वक्त से टाइम स्टार्ट होगा जिस वक्त आप लोगों को मेल रिसीव होगी, यानी कि मेरी तरफ से मेल आप लोगों को रिसीव हो जाएगी, उस वक्त से टाइम शुरू होगा। जी मैंने आप लोगों को क्विज मेल कर दिया है। आप लोगों ने इस क्विज को सेशन नंबर 14 असाइनमेंट इज इक्वल टू क्विज 3 यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करना है। सर ये एक्सरसाइज में सिर्फ कॉन्जुगेट बेस और एसिड का नाम लिखना है बस। जी आप लोगों ने नाम लिखना है और ये हैंड रिटन करना है। सर मतलब ये बताना है कि कौन सा कॉन्जुगेट एसिड और कौन सा कॉन्जुगेट जी बेस है बस। बस जो केमिकल इक्वेशन है उसमें से जो भी आप लोगों को कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनता है वो आप लोगों ने बताना। सर रिएक्शन रीराइट लिख करने की जरूरत तो नहीं? अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
ये आप लोगों को 8:15 पर क्विज स्टार्ट हुआ है और इसको आप लोगों ने 8:40 तक जमा करवाना। सेशन नंबर 14 असाइनमेंट इज इक्वल टू क्विज 3। यहाँ पर आप लोगों ने क्विज को सॉल्व करके सबमिट करवाना। और आप लोगों ने 8:40 तक सबमिट करवाना।
last 15 minutes.
Last 9 minutes. जी साहब, कुछ पूछना है आपने? तो हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अजब। सर मैं ये कह रही हूँ, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो आप मेरी अटेंडेंस अभी मार्क कर देंगे या एंड पे करेंगे? इन पर करेंगे अजब। सो हाउ सर? अजवा, इस तरह दरमियान में शुरू कर देते हैं तो सारे स्टूडेंट इसी तरह कहना शुरू हो जाएंगे जब भी ज्वाइन करेंगे हमारी अभी अटेंडेंस लगाएं, लेक्चर को छोड़ें। नहीं, अभी तो बस क्विज से फारग थे आप, तो मैंने सोचा बता देती हूँ। ठीक। थैंक यू।
Last 4 minutes. Last 1 minute. आप लोगों के पास सिर्फ 30 सेकंड है। सर 45 तक 5 मिनट दे दें, वो मेरा एलएमएस ओपन नहीं हो रहा, बस 2 मिनट में अपलोड करने लगी हूँ। मरियम इतना लेंथी क्विज नहीं है। सर मेरा भी एलएमएस ओपन सर नहीं है, लेकिन मैंने एलएमएस आपको ओपन मेल नहीं हो कर रहा। दी है। सर मेरा भी नहीं हो रहा, मैंने लेकिन मेल कर सर दी मैं ऑन टाइम। एलएमएस मैं पर अपलोड ही आप करने लोगों लगी ने हूँ। अपलोड करवाना है। सर करने लगी हूँ, लेकिन प्लीज मेल मैंने टाइम पे की है। मैं एलएमएस पे भी करने ओपन ही नहीं हो रहा सर। सर एलएमएस नहीं ओपन हो रहा, ब्लॉक किया हुआ, ये क्या इश्यू आ रहा है, नहीं ओपन हो रहा, बस 2 मिनट में करने लगी हूँ, देख रही हूँ।
लास्ट टाइम हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज के बारे में स्टडी किया था। ये स्टडी किया था कि Kc का यूनिट आप लोग किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ हमने ये स्टडी किया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी या राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, और Qc और Kc का कंपैरिजन किया था। इसके साथ हमने ये स्टडी किया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इनिशियल स्टेज में कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है। इसके साथ हमने होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजीनियस के बारे में स्टडी किया था, और इसके साथ ये देखा था अगर Kc की वैल्यू कम होती है या ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज के बारे में आप लोगों को इंडिकेशन हो जाती है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आज जो आप लोगों ने स्टडी करना है वो ये है कि अगर आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्टर्ब करते हो तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज अपने आप को दोबारा से अटेन करने की कोशिश करती है, और वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो, या वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी मदद से अगर आप लोगों को प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए तो किस तरह आप लोग रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो, या अगर आप लोगों को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए आप लोगों को तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट से किस तरह रिएक्टेंट में कन्वर्जन फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हो। इनके बारे में आप लोगों ने आज स्टडी करना। ली शार्टलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप लोग किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करते हो तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज अपने आप को दोबारा से अटेन करने की कोशिश करती है, और उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज या तो राइट डायरेक्शन में मूव करती है या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है। इसके साथ डिफरेंट फैक्टर हैं जिनके ज़रिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। इनमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो कंसंट्रेशन का है। लाइट ऑन करो। अगर आप लोग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। अगर आप लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पर शिफ्ट होगी, और अगर आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्टेंट वाली साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ अगर आप लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी स्पीशी को रिमूव करते हो तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन से आप लोग कंसंट्रेशन कम करते हो। जिस तरह सपोज ये आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन है जिसमें आप लोग डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड गैस को डिकम्पोज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हो। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है, और इस इक्विलिब्रियम स्टेज में अगर आप लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मजीद ऐड करते हो, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन में इंक्रीज हो रही है, और जिस वक्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन उसी तरह रहेगा लेकिन रिवर्स रिएक्शन जिसके मुताबिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंबाइन होकर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस प्रिपेयर करेंगे, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से यह प्रोडक्ट जो है
वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगी। इसका मतलब है कि अगर आप लोग प्रोडक्ट वाली साइड पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है, या प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जिस स्पीशी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अब जिस तरह इसमें हम ऐड करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, तो इसका मतलब है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, और जिस वक्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि इनके दरमियान कोलिजन भी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्ट में या इसके अपोजिट जो रिएक्शन है, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के रेफरेंस से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी है और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस जो है वो प्रोडक्ट है। तो इसके रेफरेंस से डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने ये स्टडी किया था कि जितनी नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होती हैं रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही इंक्रीज हो जाता है। रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम इस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, या आप लोग ये कह सकते हो प्रोडक्ट स्पीशी जो है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे। और अगर आप लोग इस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस ऐड करते हो तो उस कंडीशन में डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेज में ज़्यादा होगी, और उस कंडीशन में यही रिएक्शन लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये रिएक्टेंट स्पीशी डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज में कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है या तो राइट डायरेक्शन में मूव करेगी या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी, या रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे या प्रोडक्ट स्पीशी जो है वो रिएक्टेंट बनाएंगे। और अगर आप लोग इस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करना शुरू कर देते हो, इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन कम हो चुकी है, और जिस वक्त इसकी कंसंट्रेशन कम होगी इसका मतलब है कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस ने डिकम्पोज होना शुरू कर देना है, और उस कंडीशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जो है वो मजीद प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगर आप लोग इस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में से डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस को रिमूव करते हो तो उस कंडीशन में यही केमिकल इक्वेशन जो है वो राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेज पर कम होगी, क्योंकि हमने उसमें से कुछ गैस को रिमूव किया है। तो इस तरह अगर आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो उसके रिजल्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है। इसके साथ सेकंड फैक्टर है वॉल्यूम चेंज। अगर आप लोग वॉल्यूम को चेंज करते हैं, और वॉल्यूम को चेंज किस तरह करते हैं, हम एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होता है। अगर वॉल्यूम कम करते हैं तो अगर
प्रेशर कम करते हैं तो उस कंडीशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम प्रेशर ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और आप लोगों में से अजवा मनाल, अजवा मनाल, अजवा आपको मेरी आवाज आ रही है? अलीजा बशारत, जी सर। ये बताएं कि अगर हम प्रेशर को कम करते हैं तो उस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम स्टेज किस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि ये हमने जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें स्टडी किया हुआ है। सर जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है उधर को जाएंगे फॉरवर्ड। अगर हम प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हैं तो उस कंडीशन में ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। सर प्रेशर का नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स का है। जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे अगर नंबर ऑफ मोल्स से देखा जाए तो। जी नदीम, नदीम हसन, यस सर। जी सर। क्या इफेक्ट होगा अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हैं तो? जब एक्सटर्नल प्रेशर को कम करेंगे तो रिवर्स होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जी मुज़य्यन, यस सर। इन दोनों में से किसने ठीक बताया है या दोनों ने गलत बताया है? यार अलीजा ने ठीक बताया। अलीजा ने ठीक बताया है। इसके बाद अक्सा, अक्सा खान, अक्सा खान, रुमैसा नदीम। यस सर। जी रुमैसा, इसमें से नदीम ने ठीक बताया है या बाकी दो जो स्टूडेंट है उन्होंने सही बताया है? सर आई गेस बाकी दो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने। इसका मतलब है कि थर्ड स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट की तरफ, एक साइड पर 3 स्टूडेंट की वोट है और एक साइड पर 1 स्टूडेंट की वोट है। जी मोहम्मद उसामा। यस सर, नदीम ने सही बताया। ये बॉयज और गर्ल्स वाला सिस्टम तो नहीं कर रहे हो आप लोग? मैं बताऊं? मारवा सर मैं आबिद, बताऊं? मारवा आबिद। यस सर। जी किसने ठीक बताया है? या दोनों ग्रुप जो है वो गलत बता रहे हैं, आपने ठीक बताना है? सर नदीम ने सही। नदीम ने ठीक बताया है। सर मैं बताऊं? चलें आप बता दें। सर जब प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा तो जिस साइड पे कम मोल्स होंगे वहाँ पे रिएक्शन मूव करेगा, और जब प्रेशर जो है वो कम होगा जिस साइड पे मोल्स जो है वो ज़्यादा होंगे वहाँ पे मूव करेगा। यानी ठीक है, इसका मतलब है कि नदीम वाला ग्रुप जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर दे रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो ठीक आंसर नहीं दे रहा। यस यस सर। लेकिन जब भी हम प्रेशर कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे उस कंडीशन, अगर हम प्रेशर को कम करते हैं इसका मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम गैस का उसी वक्त इंक्रीज होता है जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और उस कंडीशन में यही केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस साइड पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कम होंगे।
क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को ज़्यादा करते हैं और इंटरनल नंबर ऑफ मोल्स जो गैस के हैं वो भी ज़्यादा हों, तो उस कंडीशन में इंटरनल प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा होगा और एक्सटर्नल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में तो ये चांस होगा कि दोनों का हो सकता है प्रेशर इक्वल हो जाए, और जिस वक्त दोनों का गैस प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में तो शिफ्टिंग ही नहीं होगी। या ये भी हो सकता है कि जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो उस कंडीशन में इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हो, और अगर इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा होगा तो कंप्रेशन तो नहीं होगी, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज तो नहीं होगा। इसका मतलब है अगर हम वॉल्यूम एक्सटर्नल प्रेशर को ज़्यादा करेंगे जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में यही केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। जिस तरह इस केमिकल इक्वेशन में 4 मोल रिएक्टेंट के हैं और 2 मोल प्रोडक्ट के हैं। अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं या एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं जिसके रिजल्ट में वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, जिसका मतलब है रिएक्टेंट स्पीशीज जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम प्रेशर को कम करते हैं जिसके रिजल्ट में गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में यही रिएक्शन इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देती है। इसका मतलब है कि अगर हम वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है। जिस तरह ये आप लोगों के सामने एग्जांपल है कि एक्सटर्नल प्रेशर ये था यहाँ तक, और आप लोगों ने एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज किया है जिसकी वजह से वॉल्यूम इस पोजीशन से डिक्रीज होकर इस पोजीशन तक पहुंच चुका है। अब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा उस कंडीशन में जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं उन मॉलिक्यूल की कोलिजन भी ज़्यादा होगी, और जिस वक्त मॉलिक्यूल की कोलिजन ज़्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में उनकी कोलिजन भी ज़्यादा होगी, उनके दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगी, और जिस वक्त उनके दरमियान कोलिजन ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में वो सेकंड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अब एक साइड पर 4 मोल हैं, एक साइड पर 2 मोल हैं। अब कंसंट्रेशन तो उस साइड पर ज़्यादा होगी जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, और जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल्स कम है उस साइड पर कंसंट्रेशन कम है। अगर आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, और अगर आप लोग प्रेशर को कम करते हो जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में यही रिएक्शन इनवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। ये उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हों। इसके बाद नेक्स्ट अफेक्ट है टेम्परेचर का, कि अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। तो जिस तरह ये आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन दी हुई है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट स्पीशी हैं, सी और डी प्रोडक्ट बनता है और इसके साथ ही हीट रिलीज होती है। अब ये हीट प्रोडक्ट में, इसका मतलब है कि अगर आप लोग इस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में मजीद हीट ऐड करते हो, ऐड करने का मतलब ये है कि आप लोग प्रोडक्ट वाली स्पीशी को ज़्यादा कर रहे हो,
और जिस वक्त प्रोडक्ट वाली स्पीशीज ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वाली साइड पर मूव करना शुरू कर देगा। और अगर आप लोग इस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज से टेम्परेचर को रिमूव करोगे तो उस कंडीशन में आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, जिसकी वजह से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर ये हीट रिएक्टेंट वाली साइड पर होता, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता, तो उस कंडीशन में अगर आप लोग हीट सप्लाई करते हो, इसका मतलब है कि आप लोग रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो। अब रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन या अमाउंट ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। और अगर आप लोग इसमें से हीट को रिमूव करोगे तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर लिखा है कि ये वाला पहला रिएक्शन जो है ये आप लोगों के पास रिएक्शन है और इस रिएक्शन को अगर हम कूल करते हैं तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जी कोई बता सकता है? फिर दोबारा पूछें। रिवर्स मैंने पूछा है कि ये आपके पास केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज है और आप लोग इस को कूल करते हो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को, तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। कूल का मतलब है कि आप लोग इसमें से टेम्परेचर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिमूव कर रहे हो। जी सर। ठीक है, और जिस वक्त टेम्परेचर को रिमूव करोगे तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आप लोग इसको हीट करते हो तो इसका मतलब है टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो इसको मजीद, तो उस कंडीशन में यही रिएक्शन जो है इनवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। जी किसी ने कुछ पूछना है? सर लेकिन मतलब सर जब वो हम पिछले टॉपिक के रिलेटेड था मेरा क्वेश्चन, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी पूछे। सर अगर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम हो तो वॉल्यूम चेंज का क्या इफेक्ट होगा उस पर? ये वाला जो क्वेश्चन है, यस सर, मैंने अगर पूछना नंबर था ऑफ लेकिन मोल्स डिस्कनेक्ट हो गया था। डिफरेंट हो। नदीम क्या क्वेश्चन किया है? सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हों रिएक्टेंट से, देन इनका वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा इनका? उस कंडीशन में भी इसी तरह होगा। अगर सपोज आप लोगों के पास इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 होते और इसके नंबर ऑफ मोल्स 6 होते, तो उस कंडीशन में अगर आप लोग वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे, डिक्रीज करने का मतलब है कि उस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल या केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज ने मूव करना है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम है। इसका मतलब है उस कंडीशन में ये रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वाली साइड पर शिफ्ट होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में यही केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्टेंट वाली साइड से प्रोडक्ट वाली साइड पर शिफ्ट होगी जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। सिंपली आप लोगों ने ये याद रख लेना है, अगर टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम बनते हैं, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। ठीक है, वॉल्यूम का इफेक्ट हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, और इसके साथ कोई बता सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? सॉरी, कैटलिस्ट से क्या इफेक्ट होता है? सर नो इफेक्ट। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। सॉरी, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्यों?
सर क्योंकि कैटलिस्ट का काम रिएक्शन को तेज करना बस। ठीक है, क्योंकि केमिकल जो कैटालिस्ट है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी तेज करता है, रेट ऑफ रिवर्स को भी तेज करता है, जस्ट वो बैरियर हाइट जो होती है उसको डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों ही इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है ना ही राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी ना ही लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोगों का लास्ट चैप्टर बचता है चैप्टर नंबर 13, और ये मैंने इसकी स्लाइड जो है वो LMS पर अपलोड कर दी है, और नेक्स्ट वीक में फ्राइडे को आप लोगों का इस चैप्टर 14 का कंप्लीट चैप्टर का क्विज होगा। सर किस दिन क्विज होगा? नेक्स्ट फ्राइडे को। और अब आप लोगों का लास्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी रिएक्शन के स्पीड के बारे में स्टडी करते हैं, जिस रूट के जरिए रिएक्शन होता है, यानी कि रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में स्टडी करते हैं, और वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। उसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स की मदद से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में बता सकते हैं, उसके मैकेनिज्म के बारे में बता सकते हैं, उसके ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी स्पीशी हैं जो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेंगी या ज़्यादा करेंगी। इसके बारे में हम केमिकल काइनेटिक स्टडी की मदद से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है खासकर केमिस्ट्री वालों के लिए, क्योंकि इसमें आप लोगों के जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है मोस्टली इसमें कवर होता है, क्योंकि जो फिजिकल के स्टूडेंट हैं वो मोस्टली रिसर्च के दौरान केमिकल काइनेटिक स्टडी करते हैं। अगर वो कैटालिटिक एक्टिविटी या कोई और फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, जिस तरह डाई के डिग्रेडेशन या कैटालिटिक एक्टिविटी या इस तरह के जो पैरामीटर स्टडी करेंगे, उनके लिए ये चैप्टर लाजमी है। कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज़्यादा होता है। इनमें से जो आपके सिलेबस में काउंट होते हैं वो ये 4, जिसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी की नेचर है, कि आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो कम स्टेबल है या ज़्यादा स्टेबल है, उसकी बेस पर आप लोग बता सकते हो कि रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होगा या स्लो होगा। इसके साथ टेम्परेचर का पैरामीटर है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड जो है वो भी चेंज होती है। इसके साथ थर्ड पैरामीटर है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का आप लोगों को पता है कि ये रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये बैरियर हाइट को डिक्रीज करता है। और लास्ट पैरामीटर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की कोलिजन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यह 4 पैरामीटर जो हैं वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अब नेचर किस तरह है, एक आप लोगों के पास एग्जांपल है CH3
COCl। जी अजवा मनाल, अजवा मनाल मौजूद हो या नहीं हो, या सिर्फ अटेंडेंस लगवाने के लिए मौजूद हो? हमजा, जी सर। ये बताएं इस कंपाउंड का नाम क्या है? चले नाम ना बताएं, सिर्फ ये बताते हैं कि पहले वाले में और सेकंड वाले कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है उनका नाम क्या है? जी कोई आइडिया नहीं है? फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। जी इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। मैं बताऊं सर? जी सर फर्स्ट में C डबल बॉन्ड O है और सेकंड में COOH है। जी अमाइन, यस सर। इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? Sir, the first one is a carbonyl group and the second one is a carboxyl group. अमाइन फर्स्ट में जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम एसिड क्लोराइड कहते हैं, और एसिड क्लोराइड में कार्बोनाइल प्लस ये हैलोजन जो है वो भी शामिल होता है। Yep, C double bond O. C डबल बॉन्ड O साथ में Cl, इसको हम एसिड क्लोराइड का नाम देते हैं। Oh ठीक है, yeah. ठीक है। और सेकंड जो कंपाउंड है उसमें जस्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब ये नेचर है, अब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल अमाइन के साथ, तो दोनों में मिथाइल अमाइन ही है। अब जिस वक्त रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन के रिजल्ट में आप लोगों के पास सेम प्रोडक्ट हासिल होता है। इसके रिजल्ट में भी आपके पास ये कंपाउंड हासिल होता है, और इसके रिजल्ट में भी आप लोगों के पास यही कंपाउंड हासिल होता है। जी अलीजा, जी सर। जो कंपाउंड बना है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सर C डबल बॉन्ड O NH। जी साहब, सर कार्बोनाइल ग्रुप। उस्मान, सर C और N। इसमें जो मुज़य्यन, Sir, एसिडमाइड। जी इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम अमाइड कहते हैं, एसिड अमाइड नहीं, अमाइड कहते हैं सिंपल। ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका मतलब है कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी आप लोगों के पास अमाइड ग्रुप बना रहा है। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके वो भी अमाइड ग्रुप बनाता है। अब दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन एक जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ बनाता है, एक जो है बहुत स्लो के साथ बनाता है।
अब ये वाला जो कंपाउंड है वो बड़ी स्पीड के साथ इस प्रोडक्ट को बना देता है, और उस कंडीशन में ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, यानी कि रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनाता है। लेकिन जिस वक्त हम इसका रिएक्शन करते हैं इसके साथ, उस कंडीशन में ये रिएक्शन बड़ा स्लो होता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि ये कंपाउंड इसके साथ मिलकर ये बनाएगा और ये वाला स्पीशीज जो है दोबारा से इसको बनाना शुरू कर देती है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ ये जो रिएक्टेंट है उसकी नेचर डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये स्पीड के साथ रिएक्शन करता है, ये स्लो रिएक्शन करता है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट स्पीशी की नेचर अगर डिफरेंट होती है तो उस कंडीशन में रिएक्शन का रेट जो है वो भी डिफरेंट हासिल होगा। किसी का रेट जो है वो ज्यादा होगा और किसी का कम होगा। किसी में रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ प्रोडक्ट बनाएंगे और किसी रिएक्शन के दौरान का स्लो रिएक्टेंट जो है वो स्लो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब वो किस तरह होते हैं ये आप लोगों ने ऑर्गेनिक में स्टडी करना है कि ये रिएक्टेंट जो है वो क्यों स्पीड के साथ करते हैं और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में स्लो रिएक्शन क्यों होता है। इसकी कंप्लीट स्टडी जो है वो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करनी है, क्योंकि उस कंडीशन में ये स्टेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। जी जैनब। सर मुझे ये पूछना था कि मतलब हमेशा ऐसे होगा कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो फॉरवर्ड में? हमेशा नहीं होगा इस तरह, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मोल्स किस साइड पर ज्यादा है किस साइड पर कम है। आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को देखना है और उसकी बेस पर ही आप लोगों ने बताना है। जी दुआ। सर इसकी लॉजिक इज टू मेंटेन द प्रेशर, राइट? प्रेशर को कांस्टेंट करना है, ये लॉजिक है इसकी, राइट? जी 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 थैंक यू। आप बस ये बोल देते ना, लाइक बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज लेक्चर का टाइम कंप्लीट हो गया है। हम अटेंडेंस लगाते हैं और उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। सर एक्सक्यूज मी। जी जी सर देखिए, अगर हम टेम्परेचर मतलब जैसे आपने पिछले एग्जांपल में बताया था कि कोल्ड क्या था, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो मोल्स डिक्रीज नहीं करेंगे और रिएक्शन रिवर्स में जाएगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होएगा। देखिए, जब हम एक पैरामीटर को स्टडी करते हैं तो बाकी पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं। अगर हम सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडीशन में वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखना है, बाकी पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट होंगे। उस कंडीशन में हम सिर्फ एक ही पैरामीटर को स्टडी करते हैं और उसके रेफरेंस से ही जो चेंज आता है उसको हम चेक करते हैं। जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़े थे, वो गेड्रोज लॉ पढ़े थे, उसमें सिर्फ हम एक पैरामीटर को चेंज करते थे, बाकी फैक्टर जो है वो कांस्टेंट ही होते थे, बाकी चीज को हम चेंज नहीं करते थे। इसी तरह हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में जिस वक्त टेम्परेचर को फैक्टर को चेंज स्टडी करेंगे तो बाकी पैरामीटर जो हैं वो कांस्टेंट होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एक टाइम में अगर सभी पैरामीटर को स्टडी करते हैं तो उसको हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या फिर उससे नेक्स्ट में कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट चैप्टर है। सर फाइनल में 11 to 15 चैप्टर होंगे ना इंक्लूड? 9 to 15, 9 और 10 का पोर्शन कम होगा, यानी कि अगर दो बाकियों में से यानी कि तकरीबन दो या डेढ़ क्वेश्चन आता है तो पहले वालों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। मिड में ले तो दो चैप्टर्स। उस्मान, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से पॉलिसी है कि मिड वाला पोर्शन शामिल होता है लेकिन उसकी वेटेज कम होती है।
सर अभी कंफर्मेशन हो गई है कि ऑन कैंपस पेपर होंगे या ऑनलाइन? यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है 7 तारीख से। अब यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है तो आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं जिनकी ऑन कैंपस हैं वो ऑन कैंपस होंगी, जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन ही होंगी। अब जिस तरह आप लोगों की लैब है तो वो तो ऑन कैंपस ही होगी। तो इसका मतलब है कि अगर 2 हफ्ते आप लोगों के पास हैं या 3 हफ्ते हैं तो उस दौरान उसके बाद आप लोगों के फाइनल पेपर शुरू होने हैं, तो वो तो ऑन कैंपस ही होने हैं। सर जो कोर्सेज ऑनलाइन चलेंगे उनके हवाले से उनके भी ऑन कैंपस ही होंगे। तो ये क्या बात हुई? उस्मानिया तो आप लोगों को इसलिए बार बार यूनिवर्सिटी मेल कर रही थी कि आप लोगों को पेपर जो है वो ऑन कैंपस ही होंगे। जी अजवा मनाल अटेंडेंस हो रही है? सर उन लोगों का माइक खराब है। उसके चलें ठीक है। हमारी अबूदर, Here, sir. हादिया जैनब, मोहसिन Present, sir. फारूक, ओके, मोहसिन फारूक, मोहम्मद आशिर, सोहा शहजाद, सैयद अहमद रजा। सर सोहा प्रेजेंट, उसका माइक नहीं चल रहा है। सोहा की अटेंडेंस लगा दिए मैंने। ओके, अब आप लोग लीव कर सकते हो। सर जी रामला, सर मैंने कहना था कि सर एलएमएस ओपन ही नहीं हो, लेकिन मैंने मेल टाइम पे किया लेकिन एलएमएस पे ओपन हो गया सर। 1 मिनट लेट होगा शो हो रहा है। चले मैं देख लेता हूँ। यस सर। सर मैंने अपलोड कर दी है, नेटवर्क इशू था सर। सर सेम ये है। आप लोगों का नेटवर्क इशू होता है, इसीलिए तो आप लोगों का फाइनल जो है वो ऑन कैंपस होंगे, क्योंकि उसमें नेटवर्क इशू नहीं होता है। जी दुआ सर अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं एक सवाल पूछ लूं? जी जी पूछें। दुआ 1 मिनट, आपने मैंने आपसे एक बताया बात पूछनी है। क्या जी जी पूछें। पूछें सर? आपने सारे असाइनमेंट और क्विज जमा करवाए हैं? आई डोंट नो। दुआ मेरे पास क्योंकि लिस्ट जो है सभी की आ गई है वापस, जो अमाइन ने मुझे शेयर की थी कि ये स्टूडेंट हैं जिनके क्विज और असाइनमेंट में नंबर नहीं लगे हैं, और टीए ने वो So चेक the करके thing मुझे is, वापस भेजी है कि I got enrolled in this class later on. So जब assignments और quizzes जो आपने पहले दिए थे, I missed on those. So if you give me time to, get them done, I will submit it to you. Now it's up to you, sir. दुआ आप नेक्स्ट वीक में यूनिवर्सिटी आना है आपने? सर आप कहते हैं तो मैं आ जाती हूँ। दुआ चक्कर लगा लेना। जी सर सही है। छोटा छोड़ा है कि वैक्सीनेटेड जिनकी वैक्सीनेशन हुई नहीं है वो यूनिवर्सिटी आ ही नहीं सकते। सर हम अगर वैक्सीनेशन हमारी हो ही ना, अभी 19+ की वॉक इन वैक्सीनेशन स्टार्ट ही नहीं हुई, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा वैक्सीनेशन, मतलब मैसेज ही नहीं आएगा वैक्सीनेशन का, हम वैक्सीनेशन कैसे करा सकते हैं। और दूसरा ये है कि सर अगर 2 हफ्ते बाद हमारे पेपर होते हैं तो हमारी वैक्सीनेशन ना हुई, इसका मतलब हम पेपर नहीं दे सकते। नहीं नहीं, पेपर तो होंगे, वो ऐसी वो इशू नहीं है। ये क्योंकि सर मुझे पेपर हाइब्रिड मोड मेल होगा आई है, या मतलब ये मेल आई हुई है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे आई है। अभी इसमें यही लिखा हुआ है ना कि वैक्सीनेटेड जो वैक्सीनेशन के बगैर आप आ ही नहीं सकते, कैंपस क्लासेस नहीं ले सकते आप। सर वैसे यूनिवर्सिटी वालों को कैसे पता लगेगा कि हमने वैक्सीनेशन कराई है कि नहीं? वो एक सर्टिफिकेट मिलता है वैक्सीनेशन के बाद, तो वो शायद वो चेक करेंगे।
उस्मान असल में वो इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग वैक्सीन लगवा लो। सर वो तो लगवाएंगे पर टाइम आएगा तो लगवाएंगे ना। अब हमें इसमें हमारी क्या गलती है, हम भी चाहते हैं कि अभी लग जाए हमें वैक्सीनेशन, बट अब मैसेज आएगा तो हम वैक्सीनेशन करवाएंगे ना। हम मुंह उठा के तो नहीं जा सकते ना उनके पास के वैक्सीनेशन लगा दें। चलिए होप तो इसके लिए तो यानी कुछ ना कुछ तो यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस और ये फाइनल वगैरह तो वो सर तो ऑन कैंपस होने एक हैं। काम हो सकता है सर, यूनिवर्सिटी हमें 8,000 दे, पर बंदे को 8,000 दे, हम प्राइवेट वैक्सीनेशन करा देते हैं। या ऐसे ही। अब उस्मान इसके बारे में और मैं क्या वैसे कह भी सकता हूँ? सर वैक्सीनेशन की 2 डोज लगनी है और एक दो उनकी डोज में भी तकरीबन 10 से 15 दिनों का 4,500 टाइम आता सर है, एक डोज है। तो उसमें भी 10 से 15 दिन का टाइम आता है दूसरी डोज उस्मान के लिए। यूनिवर्सिटी तो ये कह रही है कि आप लोग अपनी सेफ्टी करो, और आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमने अपनी सेफ्टी नहीं करनी। सर आपको दोनों डोजेस लग गई हैं? जी दैट्स ग्रेट। सर मेरे सर, बाबा को तो नहीं लगी, वो भी स्कूल जाते हैं, उन्हें तो नहीं लगी, वो वैसे ही चले जाते हैं। तो लोग डर रहे हैं अभी वैक्सीनेशन कराने से। वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है ना वो नुकसानदेह है, बॉडी जो है ना उससे सुन्न हो जाती है। ये एक दो वीडियो मैंने भी ऐसे ही देखी है। हैं कि इसकी वजह वो से वो रशिया वाले वाली है, स्टूडेंट। बेसिकली चाइना वाली से नहीं हो रहा कुछ भी। सर कुछ लोगों को लगता है उससे आपको जो है आपके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, और कुछ लोगों को लगता है आप 2 साल बाद मर जाओगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। उस्मान सर वैसे चक्कर सर लगा लो, आपने ट्राई वैसे किया? उम्मीद है कि इस तरह नहीं होगा। सर देखे ना, अगर ऐसा हुआ तो हम तो ऑन कैंपस पेपर कैसे देंगे फिर, अगर वैक्सीनेशन ही ना हमारी भी। और हमारी क्लास में सर अभी 17 और 16 इयर्स के भी लोग हैं, तो वो उनकी वैक्सीनेशन तो अभी ओपन ही नहीं हुई, तो वो बेचारे क्या करेंगे। उस्मान होप सो कि यूनिवर्सिटी इस मामले में आप लोगों को कुछ ना कुछ तो फैसिलिटेट करेगी। ये तो नहीं करेगी कि भाई जिसने एज ही उसकी यानी कि अभी ड्यूरेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ है और वो पेपर भी उसका ना हो, इस तरह तो नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ तो यस सर, फैसिलिटेशन मैंने देगी इस मामले में। सर एडवाइजर से रब्ता किया था, बट उन्होंने कहा था कि आप PRS हेल्प डेस्क से रब्ता करें, तो उनको मेल किया, आप देखें क्या रिस्पॉन्स आता है उनका। ये भी होता है अगर आप लोग अभी यानी जिस तरह आप लॉकडाउन है तो उस कंडीशन में भी अगर आपका एडवाइजर आप लोगों को मेल कर देता है तो आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर इन हो सकते हो। एडवाइजर ने तो बोला क्या ये हमारा मामला नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के एडमिन का मामला है, तो ये आपके क्या कहते हैं जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड नहीं है, ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो आप एडमिन से रब्ता करें या PRS हेल्प डेस्क से रब्ता करें। तो मैंने उनको नहीं मैं मेल की। उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों ने फाइनल पेपर देना है, उसका आप जिस तरह ओह कह यस रहे हैं कि अगर वो इंटर नहीं होने देते या इस तरह का इशू होता है तो क्योंकि उसमें तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी को भी सपोर्ट कर, क्योंकि जिस वक्त टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो वो नहीं लगवा सकते ना। तो या तो फिर हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ये कर दे कि उनका ऑनलाइन ही पेपर ले ले, ये भी पॉसिबल है, या फिर ये हो सकता है कि उनको सेपरेट जो है सिटिंग प्लेस दे। सर आपको पता है ट्विटर पे जो है वो नंबर 3 पे ट्रेंडिंग जा रहा है, वी वांट ऑनलाइन एग्जाम्स। उस्मान नुकसान ही होता है। यस सर, नुकसान ही है, बात तो सही है सर। ऑन कैंपस देखें पेपर में अगर ये आप होगा लोग ऑनलाइन जाते हो तो उस सीधा कंडीशन में सीधा आप रिपीट लोगों होगा। ने भी यही कोशिश करनी है कि हमें स्टडी नहीं करनी, हमें चीटिंग या इस तरह दूसरे तरीके से पास हो जाना है। मोस्टली स्टूडेंट के यही माइंड में होता है और उस कंडीशन में आप लोग तैयारी भी नहीं करते हो। पर सर अगर ऑनलाइन से मतलब ऑन कैंपस पेपर हो रहे हैं तो हमें रिलैक्सेशन भी तो देनी चाहिए ना, या थोड़ा सा सिलेबस कम हो जाना चाहिए। अब देखिए ना जिनका नेटवर्क इश्यू होता है उनको तो क्लास में क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रही होती। मेरे साथ अपने साथ ये काफी इश्यू होता रहा है। लास्ट टाइम तो इन्होंने कहा था कि अगर ऑनलाइन पेपर है तो उसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब इस दफा क्या करते हैं वो देखते हैं। सर बेसिक इशू यही for the आता है कि best. हम क्योंकि ऑनलाइन सारा सिस्टम रहा है इस दफा, तो सर 100% ही तकरीबन ऑनलाइन रहा है ना, तकरीबन सब कई सारे सब्जेक्ट्स का, यहाँ तक कि लैब्स भी 100%, एक लैब सिर्फ कैंपस में भी है, बाकी सारा तकरीबन 90% जो है वो हमारा ऑनलाइन रहा है। तो लास्ट सेमेस्टर का तो ये सीन था सर कि 1-2 महीने हम यूनिवर्सिटी पढ़ते रहे हैं, तो बट इस दफा तो बिल्कुल ही ऑनलाइन हुआ है। तो
इस दफ़ा तो पिछले सेमेस्टर से भी सर बुरा हाल था, तो इस वजह से है बस। अगर ऑन कैंपस पेपर लेने हैं तो थोड़ी रिलैक्सेशन मिले, हमें ऑन कैंपस देने में मसला तो कोई भी नहीं है सर। चलिए वो तो यूनिवर्सिटी की मीटिंग होगी, वो यानी डिसाइड करके आपको बता देगी कि आप लोगों के पेपर जो है वो ऑनलाइन देने हैं या ऑन कैंपस होंगे। ठीक है सर टीचर्स भी तो हमारे हक में नहीं ना बोलते। चलें, इस सर जो आज आप लोगों ने रखें। पढ़ा है इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। 15 मिनट लेक्चर से भी ऊपर हो गए। थैंक यू सर आपके टाइम के लिए सर। अल्लाह हाफिज। सर मैंने आपसे पूछा था कि समर में जो कोर्सेज पढ़े जाते हैं इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दीजिएगा। क्या सर ये मेल आई हुई थी ना कि अगर आप समर में कोई कोर्स उठाना चाह रहे हो तो मतलब क्या तो आप क्राइटेरिया ये है, जो किस तरह हम आप लोगों ने जिस डिपार्टमेंट का जो भी कोर्स ऑफर हो रहा है पहले वो चेक करें और उसके बाद ये चेक करें कि आपने यानी कि आप उसके एलिजिबल भी हैं या नहीं है। वो आपके यानी कि जिस तरह सोशल साइंस के आप लोगों में 2 कोर्स पढ़ने होते हैं, या बीटी वाले आप लोगों को ऑफर करवा रहे हैं या नहीं, फिजिक्स वाले ऑफर करवा रहे हैं या नहीं, या मैथ वाले ऑफर करवा रहे हैं या नहीं। पहले ये चेक करें कि वो कोर्स ऑफर भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर ऑफर हो रहे हैं तो तब आप अप्लाई कर सकती हो। सर ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये कोर्स जरूरी नहीं है। ये उनके लिए मोस्टली करते हैं जिनके लिए कोर्सेज के दौरान इशू आता है या जिनका सेमेस्टर एंड होने वाला होता है, तो उन्होंने जस्ट डिग्री कंप्लीट करने के लिए अपने क्रेडिट आवर पूरे करने होते हैं ताकि उनके टाइम से डिग्री हो जाए। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।